हेलो अस्सलामुअलैकुम। हमारी स्नेल एनाटमी सीरीज में आपको वेलकम। हम यहाँ पे स्नेल एनाटमी को उर्दू में एक्सप्लेन करेंगे और ये वीडियो आपको इंग्लिश में भी मेरे चैनल पे मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। आज से हम एनाटमी बुक की थोरेसिक वॉल शुरू कर रहे हैं। थोरेसिक वॉल इज लाइक आगे से जो छाती है एंड पीछे से जो पीठ है उसका छाती तक का हिस्सा, दैट इज थोरेसिक वॉल। इसके साथ जो भी हड्डियां लगती हैं, उन हड्डियों में जो भी जोड़ हैं, साथ में जो मसल्स हैं, वो सब थोरेसिक वॉल में आ जाते हैं। तो चलें स्टर्नम से शुरू करते हैं। जब आप छाती पे हाथ रखते हैं तो बीचों बीच, छाती के बीचों बीच जो हड्डी फील होती है उसको हम स्टर्नम बोलते हैं। इसीलिए इसको ब्रेस्ट बोन या छाती की हड्डी भी बोला जाता है। स्टर्नम एक प्लेट बोन है। प्लेट बोन मतलब चपटी हड्डी। हड्डियों की बहुत सारी किस्में होती हैं, वो हम किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल आपके लिए इतना जानना जरूरी है कि दिस इज चपटी हड्डी। ग्रीन वाले हिस्से को कहते हैं मेन्यूब्रम, पिंक वाले हिस्से को कहते हैं बॉडी ऑफ द स्टर्नम और पर्पल वाला हिस्सा जो नजर आ रहा है उसको कहते हैं ज़िफॉइड प्रोसेस। अच्छा, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है जो ग्रीन में नजर आ रहा है मेन्यूब्रम, और ये नीचे वाला हिस्सा बॉडी ऑफ द स्टर्नम, ये दोनों जुड़ते हैं एक जॉइंट से जिसको मेन्यूब्रो स्टर्नल जॉइंट कहते हैं। अच्छा, ये जो मेन्यूब्रम है इसका जोड़ कंधे की हड्डियों के साथ भी है और ये पहली पसली की कार्टिलेज के साथ भी जुड़ता है। कार्टिलेज को उर्दू में नरम हड्डी कहेंगे, एज सच उसका कोई नाम नहीं है। तो ये पहली पसली की कार्टिलेज के साथ भी जुड़ता है और ये दूसरी पसली के ऊपर वाले हिस्से के साथ भी जुड़ता है, सिर्फ ऊपरी हिस्से के साथ। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी एनाटॉमिकल लैंडमार्क है जिसको कहते हैं स्टर्नल एंगल। स्टर्नल एंगल इज नथिंग, सिर्फ मैनिपुलो स्टर्नल जॉइंट जो है उसी को स्टर्नल एंगल बोलते हैं। यहाँ पे स्टर्नल एंगल है, इस तरह हम चेक भी कर सकते हैं स्टर्नल एंगल को। अच्छा, इसको एंगल ऑफ लुइस भी बोलते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है क्योंकि इसको पल्पेट करके, यानी इसको फील करके, हाथ से महसूस करके आप सेकंड रिब का अंदाजा लगा सकते हो, क्योंकि सेकंड रिब आके मैनिप्रोस्टर्नल जॉइंट पे लगती है और फर्स्ट रिब मोस्टली पल्पेबल होती है। तो यानी आप उसको फील नहीं कर सकते बाहर से। तो जब आप इससे सेकंड रिब का अंदाजा लगा लेते हैं तो फर्स्ट रिब, बाकी रिब की काउंटिंग आसान हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क होता है ना, जहाँ पे एंगल ऑफ लुइस होता है, उसी के पीछे आपको जंक्शन मिलेगा असेंडिंग आयोटा और आर्च ऑफ आयोटा के बीच और डिसेंडिंग आयोटा और आर्च ऑफ आयोटा के बीच। अब ये असेंडिंग आयोटा, आर्च ऑफ आयोटा और डिसेंडिंग आयोटा होता क्या है? असल में जब आयोटा दिल से निकलती है तो वो पहले ऊपर जाती है, फिर वो एक कर्व सा बनाती है और फिर वो नीचे आती है। तो जो कर्व बनता है उसे हम बोलते हैं आर्च ऑफ आयोटा, और जो ऊपर जाने वाली आयोटा है उसको हम बोलते हैं असेंडिंग आयोटा और नीचे आने वाली आयोटा को बोलते हैं डिसेंडिंग आयोटा। अब असेंडिंग आयोटा और आर्च ऑफ आयोटा और डिसेंडिंग आयोटा और आर्च ऑफ आयोटा के बीच में जंक्शन भी हमें यही मिलेगा जहां पे एंगल ऑफ लुइस होता है। अच्छा, आपका जो फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा होता है वो भी यहीं पे होता है। तो जब आप टेस्ट दोगे और पूछेंगे कि वेयर इज द जंक्शन ऑफ असेंडिंग आयोटा एंड आर्च ऑफ आयोटा, वेयर इज एंगल ऑफ लुइस, वेयर इज द जंक्शन ऑफ डिसेंडिंग आयोटा एंड आर्च ऑफ आयोटा, तो भी आप T4 बोलोगे। तो मोस्टली आप T4 बोलते हो इसका आंसर। फिर आपको इसी लेवल पे एक और इम्पोर्टेंट एनाटॉमिकल लैंडमार्क मिलेगा जो है आपकी सांस की नाली का दो हिस्सों में टूटना, यानी ट्रेकिया की बाइफरकेशन। ट्रेकिया की बाइफरकेशन भी इसी लेवल पे होती है। अच्छा, सुपियर मीडियास्टिनम और इन्फीरियर मीडियास्टिनम भी इसी लेवल पे आके स्टर्नल एंगल के लेवल पे जुड़ते हैं आके। अब मीडियास्टिनम क्या है उसके लिए पूरी एक वीडियो है मेरे चैनल पे, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। अच्छा, एज़ागस वेन जब लंग के ऊपर से गुजर के ड्रेन करती है सबक्लेविन वेन में, तो वो आर्च जो वो लंग के ऊपर से बनाती है वो भी इसी लेवल पे होता है। तो आप देख सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स हैं यहाँ पर। इसीलिए मैंने पहले कहा था कि जो एंगल ऑफ लुइस है या एक्सटर्नल एंगल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल लैंडमार्क है। अच्छा, ये थोरेसिक डक्ट है और ये थोरेसिक डक्ट भी इसी लेवल पर सीधे से उल्टे यानी राइट टू लेफ्ट जारी होती है। ये कार्डियक प्लेक्सस है और ये भी आपको इसी लेवल पे मिलेगा। चलें, अब स्टर्नल एंगल की बहुत बात हो गई, अब बॉडी ऑफ स्टर्नम पे आते हैं। ये है बॉडी ऑफ द स्टर्नम जो आपको ब्लू कलर में दिखाया गया है। बॉडी ऑफ द स्टर्नम जो है वो
6 रिब्स के साथ आर्टिकुलेट करती है। टोटल जो स्टर्नम है वो 7 रिब्स के साथ आर्टिकुलेट करता है और उनको हम ट्रू रिब्स कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि आपकी सिर्फ 7 रिब्स जो हैं वो स्टर्नम के साथ जुड़ी होती हैं, बाकी रिब्स जो हैं वो स्टर्नम के साथ नहीं जुड़ी होती। तो जो रिब्स स्टर्नम के साथ जुड़ी होती हैं उनको हम ट्रू रिब्स यानी सच्ची रिब्स बोलेंगे। और ये जो ट्रू रिब्स हैं इनको हम वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई हैं और आगे से स्टर्नम के साथ जुड़ी हुई हैं। तो ये हो गई वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। फिर आ जाती हैं आपकी रिब नंबर 8 to 10। अब ये रिब्स जो हैं वो आपस में अपनी ही कार्टिलेजेस के साथ जुड़ी होती हैं। जैसे रिब नंबर 9 जो है वो 8 की कार्टिलेज के साथ जुड़ी होगी, 10 जो है वो 9 की कार्टिलेज के साथ जुड़ी होगी। तो इसको हम बोलेंगे वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स, क्योंकि वो अपनी ही कार्टिलेजेस के साथ जुड़ी होती हैं और फिर सारे मिलके 7 की कार्टिलेज के साथ जुड़ जाएंगी। इनको हम फॉल्स रिब्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये स्टर्नम के साथ नहीं जुड़ी होती, तो इनको हम फॉल्स रिब्स भी बोलते हैं। अब बच जाती हैं आपकी रिब नंबर 11 एंड 12। और रिब नंबर 11 और 12 जो हैं वो एब्डोमिनल मसल्स में अंदर होती हैं और वो ना ही तो कार्टिलेजेस के साथ जुड़ी होती हैं ना ही स्टर्नम के साथ जुड़ी होती हैं। वो फ्लोट कर रही होती हैं, इसलिए उनको कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। अब आ जाते हैं ज़िफॉइड प्रोसेस पर। ज़िफॉइड प्रोसेस जो है वो एक कार्टिलेज की थिन सी प्लेट है, लेकिन ये एज के साथ साथ ऑसिफाई हो जाता है और बोन में कन्वर्ट होता रहता है। इसके साथ कोई रिब्स नहीं जुड़ी हुई, इसकी कोई इतनी एनाटॉमिकल इम्पोर्टेंस है नहीं। दैट्स ऑल आज के लिए। आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।